हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस है क्या? तो ऐसी प्रोसेस जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करे वो होती है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस आर द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। तो प्लांट्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती है? जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। और ये सारी प्रोसेस किस काम में आ रही है? किसी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आ रही है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेसेस हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हाउ डू प्लांट्स ग्रो? प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं? हमें दिखता कैसे कि प्लांट ग्रो हो रहा है? तो अगर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमें दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन हाइट, उनकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, उनकी स्टेम्स थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, नई लीफ और ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट होगी, और अगर वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे सनलाइट, वाटर, एयर, मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसकी नीड है। लेकिन हमें ये पता कैसे पड़ा कि इन सब चीजों की जरूरत हो रही है? तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। आपकी बुक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हमें पता पड़ेगा कि प्लांट्स को इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक्टिविटी फर्स्ट है आपकी बुक में, जिसमें एक पूरा सेटअप लगाना है हमें, जिसमें A B C 3 पॉट की जरूरत है हमें। पॉट A, पॉट B, पॉट C। तो तीनों में हमने अलग अलग कंडीशंस को डेवलप किया है। तो फर्स्ट पॉट में हमने बहुत अच्छे से उसको सनलाइट दी है और वाटर भी दिया है। पॉट B में हमने उसको सनलाइट में तो रखा है बट इसको हमने वाटर नहीं दिया है। और थर्ड में हमने उसको वाटर दिया है बट उसको डार्क में रख दिया है। तीनों की अलग अलग कंडीशंस है। तो अब कुछ टाइम बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो पॉट ए है वो बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, क्योंकि उसको हमने प्रॉपरली सनलाइट दिया है और वाटर भी दिया है। बट पॉट बी में हमने सिर्फ सनलाइट दिया था, वाटर नहीं दिया था, इसलिए प्लांट मुरझा गया और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ भी हो जाएगी। प्लांट सी में हमने उसको सनलाइट दी ही नहीं है लेकिन वाटर दिया है, तो थोड़ा बहुत ग्रो करेगा प्लांट, हल्का सा, लेकिन उसके बाद इसकी भी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो हमें क्या पता पड़ा है कि प्लांट को सनलाइट की भी जरूरत है और वाटर की भी जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स गेट फूड? प्लांट्स को खाना मिलता कैसे है? तो अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डू नॉट ईट फूड। प्लांट खाना खुद किसी और से नहीं लाते हैं। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एनिमल है वहां से लेके आ गए, वैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, बट हम बेसिकली प्लांट्स की बात करें तो क्या वो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, किसी से कहीं से शिकार कर रहे हैं? नहीं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दी प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम बहुत बार हमारी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हमें पढ़ना है इसको डिटेल में कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेनली ग्रीन प्लांट्स, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ये हम आने वाली आगे जो हायर क्लासेस है उसमें पढ़ेंगे। तो अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट सम एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, तो आपको वहां लिख देना है ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो लीफ को कहा जाता है फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट, जहां पर खाना बनता है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर खाना कहाँ बनता है? व्हाट इज द साइट ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स? तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा, लीव्स। तो लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड, देयर ओन फूड। यहां पर ये लीफ के अंदर बनता है खाना। अब लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट, सबसे ज्यादा सनलाइट यहीं पर आता है, इसलिए लीव्स में बेसिकली खाना बनता है प्लांट्स में। कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। तो लीफ में जो आपको ग्रीन कलर दिखता है वो किसकी वजह से होता है? वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल, जो कि कहाँ होता है? क्लोरो प्लास्ट में। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ये ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन है, तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट पे प्रेजेंट होता है। कैप्चर
सनलाइट। तो मेन जो फंक्शन है क्लोरोफिल का वो क्या है कि सनलाइट को कैप्चर करना। जैसे हमारे सोलर पैनल होते हैं वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, वैसे लीफ के अंदर जो सनलाइट आ रही है उसको कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल। ठीक है। प्रिपेयर फूड एंड स्टोर इट एज अ स्टार्च। तो पूरा कैप्चर हो जाती है सनलाइट, उसके बाद खाना बनता है और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब स्टार्च के फॉर्म में अगर स्टोर होता है तो क्या उसका कुछ एविडेंस है? बिल्कुल है। तो उसके लिए हम करते हैं स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट। तो हम कैसे इसकी टेस्टिंग करेंगे? तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था जब हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा था। तो स्टार्च प्रेजेंट होता है जिन फूड में, तो उसमें हम आयोडीन टेस्ट करते हैं और वो कलर चेंज कर देता है जिससे हमको पता पड़ता है कि इसमें हाँ स्टार्च प्रेजेंट है। तो कैसे किया था हमने? प्लांट्स स्टोर food as starch, the iodine test is used to detect starch। हमने कैसे किया था? कोई भी हमने फूड सैंपल लिया था जिसमें हमने आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स को डाला था, तो कुछ देर बाद हमने ये ऑब्जर्व किया था कि वो ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है, दैट मीन्स कि स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा था तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। तो कंक्लूजन, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट स्टार्च। बट जब हम लीफ पे स्टार्च का टेस्ट करते तो उसकी जो प्रोसेसेस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कैसे। तो अगर लीफ के अंदर स्टार्च बन रहा है तो उसके लिए हम कुछ ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले ग्रीन कलर की जो लीफ है उसको हमने ले लिया, उसको कुछ देर पानी के अंदर डाला और उसको बॉईल किया। बॉईल क्यों किया हमने उस लीफ को? ताकि जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद हमने इस सॉफ्ट लीफ को डाल दिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया अल्कोहल। ठीक है। अब इस अल्कोहल को हमको हीट करना है, बट इस अल्कोहल को जिसको हमने इस टेस्ट ट्यूब में फिल कर दिया है उसको हमको डायरेक्टली हीट नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, एकदम से आग पकड़ लेता है। इसलिए हमको क्या करना है? एक बीकर में पानी को भरना है और उसके अंदर उस टेस्ट ट्यूब को डालना है और देन हमको उसको हीट करना है, मतलब बेसिकली हमको उसको वाटर बाथ देना है। ठीक है। तो अब क्या होगा? जैसे ही ये वाटर हीट होगा तो ये अल्कोहल भी हीट होगा और लीफ के अंदर का सारा की जो कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये क्लोरोफिल जो है वो अल्कोहल डिसॉल्व कर देता है, पूरा का पूरा क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाता है। और अब जो ये लीफ आपको मिलती है आपको ग्रीन कलर हटी हुई, मतलब थोड़ा सा जो ग्रीन कलर है उसका हट जाएगा। अब हमको क्या करना है? इस लीफ को निकालना है, एक पेट्री डिश में डालना है और देन हमको डालना है उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स। तो हम क्या देखेंगे कि जब हमने ये कलर डाला, आयोडीन डाला, तो ये जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। किस कलर में? ब्लू टू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलता है? क्या कंक्लूड करते हैं कि लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है। तो प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं और किस फॉर्म में इसको स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर रहे हैं। तो वाई इज द लीफ डीकलराइज्ड? हमने इस लीफ के कलर को निकाले ही क्यों? अल्कोहल में क्यों हमने डिप किया, क्यों हमने उसको बॉईल किया और क्यों उसका पूरा कलर निकाल दिया? द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल में हाइड कलर चेंजेस। अगर लीव बहुत ही ज्यादा ग्रीन है, बहुत ज्यादा लीव ग्रीन कलर की है, तो अगर हमने उसमें आयोडीन टेस्ट किया तो हो सकता है कि हमको कलर विजिबिलिटी अच्छे से ना हो। ठीक है। इसलिए हम अल्कोहल की प्रेजेंस में पूरा का पूरा क्लोरोफिल को रिमूव कर देते हैं। मेक्स स्टार्च टेस्ट क्लियरली विजिबल। अब आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है फैसिनेटिंग फैक्ट्स में कि सम plant leaves appear red, violet or brown because they contain more of these colored pigment than the green colored chlorophyll। तो देखो मेनली आपने बहुत सारी टाइप्स की लीफ देखी होगी जिसका अलग अलग कलर होता है। जैसे कि ये देखो, ये बेसिकली वॉयलेट कलर की, ये कुछ ब्राउनिश कलर की, ये अलग अलग कलर हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि कलर पिगमेंट कुछ प्रेजेंट होते हैं इन लीव्स में जो कि इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हाइड कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इन सारी लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट कुछ कम अमाउंट प्रेजेंट होता है। और जो कलर्ड पिगमेंट है वो ज्यादा होता है, इसलिए इनका कलर कुछ चेंज सा हो जाता है। This hide the green color. Some of these pigment also help in photosynthesis। तो ये जो कलर पिगमेंट होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं।
रोल ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसके लिए आपकी बुक में एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। अब इसके लिए हमें करना क्या है, तो हमें कुछ लीफ लेनी है, जिसमें इस टाइप की लीफ लेनी है जिसमें कुछ कलर्ड पिगमेंट है, बहुत अच्छे से ग्रीन कलर है, और साइड में ये व्हाइट कलर है, मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल की अमाउंट कम है या तो फिर इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो हमें 2 पॉट ऐसे लेने हैं, एक पॉट को हमको रखना है सनलाइट में और एक पॉट को हमको रखना है डार्क में, कुछ 3 से 4 दिन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये जो पॉट है, एक को रख दिया हमने सनलाइट में, एक को रख दिया हमने डार्क में, दोनों की एक एक लीफ को हमें निकालना है और फिर से हमको वो वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट? ये वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें लीफ को हमने पहले तो सॉफ्ट किया था, वाटर बॉइल्ड वाटर में उसको डाला था, फिर अल्कोहल में उस लीफ को डालकर वाटर बाथ दिया था और फिर आयोडीन टेस्ट लगाई थी। तो अब क्या होता है कि ग्रीन पार्ट्स इन सनलाइट टर्न ब्लैक ब्लू कलर। जब हमने क्या किया, ये वाली लीफ की आयोडीन टेस्ट लगाई तो क्या हुआ, जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू और ब्लैक में टर्न हो गया है, बट जो बाहर जो आउटसाइड में यहाँ जो दिख रहा है हमको, ये जो व्हाइटिश कलर था ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था। क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होता तो वो ग्रीन कलर का होता, बट यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, तो ये ब्लैक और ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। नॉन ग्रीन प्लांट्स डिड नॉट टर्न ब्लैक ब्लू कलर। लीफ केप्ट इन डार्क शोड नो स्टार्च, मतलब कि अब जो हमने डार्क में रख दिया था ये लीफ को, इसमें हमने आयोडीन की टेस्ट लगाई तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई टेस्ट दिखी नहीं, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, नहीं ब्लू कलर आया नहीं ब्लैक कलर आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हमने लीफ को डार्क में रख दिया है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई ही नहीं। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हमें सनलाइट की जरूरत है और क्लोरोफिल की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों इसेंशियल है, किसके लिए? फूड प्रिपरेशन के लिए, राइट। रोल ऑफ एयर इन फूड प्रिपरेशन, तो क्या फूड प्रिपरेशन के लिए एयर की भी जरूरत होती है? तो यस, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो एयर का एक कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है फूड प्रिपरेशन के लिए। तो ये हमें पता कैसे पड़ा? तो इसके लिए आपकी बुक में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक प्लांट लेना है जो पूरी तरीके से डी-स्टार्च्ड हो। डी-स्टार्च मतलब कि उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन ना हुआ हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हम करवा सकते हैं? तो एक प्लांट लेना है हमको, जिसको हमको 48 आवर्स तक रखना है डार्क में, जहां पर उसको सनलाइट प्रॉपर ना मिले। तो जितनी भी सनलाइट उसके पास थी उसने स्टार्च बना लिया है और स्टार्च को पूरा यूज कर लिया। अब उसके पास कोई सनलाइट नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक लेना है बॉटल, ठीक है। अब इस बॉटल के अंदर मुझे डाल देना है एक केमिकल जिसका नाम है कास्टिक सोडा, NaOH, ठीक है। कुछ कुछ बुक में आपको KOH भी मिलेगा। तो इसका रोल क्या होता है, ये क्या करता है, अगर NaOH कहीं प्रेजेंट है या KOH कहीं प्रेजेंट है तो वो अपने आसपास की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब मुझे क्या करना है, इस बॉटल के अंदर एक लीफ को लेना है प्लांट की, प्लांट से तोड़ना नहीं है, उसी प्लांट की हमें आधी लीफ लेनी है और उस बॉटल के अंदर डाल देनी है। और उस बॉटल में हमें क्या डालना है, कास्टिक सोडा NaOH को डाल दिया है। अब इसको मुझे कॉर्क से पूरा पैक कर देना है ताकि आधी लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले और आधी लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड मिले। अब मुझे इस पूरे सेटअप को रख देना है अंडर द सनलाइट। अब क्या होगा, लीफ आउटसाइड बॉटल फॉर्म स्टार्च, लीफ इनसाइड बॉटल डू नॉट फॉर्म स्टार्च बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वॉज एब्जॉर्ब्ड। तो अब मुझे इस लीफ को तोड़ लेना है और मुझे अब इसकी लगानी है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट सेम वो प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो अब ये क्या मिलेगा मुझे कि जो आगे वाला पोर्शन था जिसे मैंने बॉटल के अंदर डाल दिया था उसके अंदर कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, मतलब कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आधी लीफ जो कि बाहर थी वहां पर ब्लू ब्लैक कलर टर्न हो गया, मतलब यहां स्टार्च बना है।
यहाँ स्टार्च बना है मतलब कि बाहर की लीफ को मिली थी कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर की लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली थी, इसलिए यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें ये मिला है कि सनलाइट, क्लोरोफिल जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जरूरी है, किस लिए? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, अब फोटोसिंथेसिस है क्या, इसकी डेफिनेशन और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फूड इज फर्स्ट फॉर्म्ड एज ग्लूकोज एंड मे लेटर बी स्टोर्ड इन स्टार्च। तो सबसे पहले जब भी फूड का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले बनने वाला है ग्लूकोज, देन उसके बाद वो स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है, राइट। तो देखो यहां पर इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है लीफ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर से एटमॉस्फेयर से मिल रही है, वाटर और मिनरल्स जो भी प्रेजेंट था वो रूट से सारा एब्जॉर्ब होके लीफ में चला गया है और इस लीफ के अंदर अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, राइट। स्टोमेटा, तो पहले तो हम ये देखें कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर गई है तो कैसे गई है, कुछ तो लीफ में ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले हमको क्या करना है, लीफ को कलेक्ट करना है। प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब प्लांट्स की लीफ को हमें कलेक्ट कर लेना है, किसी भी एक लीफ को हम कलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमको डालना है बीकर में जो कि वाटर से फिल्ड हो। केयरफुली पील अ थिन लेयर फॉर्म फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो हमें एक लेयर को निकालना है बट अपर लेयर को नहीं, मुझे चाहिए लोअर सरफेस को। क्यों चाहिए ये हम आगे पढ़ते हैं। प्लेस द पील इन अ वॉच ग्लास विथ water. Now take a microscope slide and carefully put a drop of water on it. Using a forceps, transfer the peel of leaf from the watch glass to the slide with the help of forceps. अब क्या करना है, put a drop of ink on leaf peel with the help of a dropper. Cover the peel with a cover slip and observe it under a microscope. तो मैंने ये पूरी प्रोसीजर को फॉलो किया। अब मैंने इसको देखा है माइक्रोस्कोप में, तो मुझे कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो जब मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये स्ट्रक्चर में आपको कुछ ऐसे सर्कल दिख रहा होगा, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यहाँ पर एक ओपनिंग और क्लोजिंग भी आपको दिख रही होगी। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा। और ये क्या है, ये डोर है लीफ का, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, अंदर आती है, ठीक है। और पूरी प्रोसेस हुई फोटोसिंथेसिस, उसके बाद कौन सी गैस निकलती, ऑक्सीजन गैस निकलती जो बाहर जाती। तो ये इन डोर की हेल्प से जाती है, ठीक है। अब स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी कैसे, तो ये स्टोमेटा है, इसकी हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के बाद में कौन सी गैस निकलती है, तो हमें पता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दो बाय प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो जो ग्लूकोज है वो तो स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में, और जो गैस प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, वो बाहर चले जाती है स्टोमेटा से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर गई और ऑक्सीजन बाहर आए। अब ऊपर वाली जो लीफ की लेयर होती है उसके ऊपर स्टोमेटा इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोअर सरफेस की पील को हम लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हमें ये पता पड़ गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले तो सनलाइट, वाटर और मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इन सारी चीजें की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी प्रेजेंट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम ये देख लेते हैं कि ये इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन कैसी होती है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6।
और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। O2 फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन का, बट यहाँ पर 6 क्यों लिखा है? 6 क्योंकि हमको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? अब कभी भी आपने ऐसा देखा है कि खाना बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स कुछ कम लिए और खाना ज्यादा बन गया? ऐसे कभी पॉसिबल है? नहीं। वैसे ही केमिस्ट्री में भी, केमिकल इक्वेशन में भी ऐसे ही होता है कि जितने ही हम इंग्रेडिएंट लेते हैं, जितनी हम चीजें लेते हैं, उतना ही प्रोडक्ट बनता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो फिक्स है, C6H12O6, और यहाँ पर CO2 फॉर्मूला भी फिक्स है। तो हमको यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा इतना बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, इतना बड़ा ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने 6 और 6 यहाँ ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। वैसे तो आप ये सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट इसका एक 6 हमने क्यों ऐड किया, इसका मैंने बेसिक रीजन बता दिया है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको इनमें से कोई सी भी एक चीज को गायब कर देंगे और आपको बोलेंगे कि इसमें क्या चीज गायब है, आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हुआ क्या, पूरा प्लांट प्रेजेंट था, आसपास एयर प्रेजेंट थी, और एयर के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री किसने करवाई? स्टोमेटा ने करवाई। जो भी सनलाइट आ रही थी उसको कैप्चर किसने किया? उसको क्लोरोफिल ने कैप्चर किया। अब वाटर भी मिला, तो वाटर कहां से आया? रूट से आया। मिनरल्स कहां से आए? रूट से आए। अब ये सारी आइडियल चीजें मिल गई है प्लांट को, तो अब परफॉर्म होगी फोटोसिंथेसिस। इन सब चीजों की हेल्प से वो बनाएगा ग्लूकोज, जो कि उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, और कौन सी गैस को रिलीज करेगा? ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा, और वो बाहर कर दी जाएगी स्टोमेटा के थ्रू। राइट, अब स्टोमेटा में के आसपास कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। ये गार्ड सेल क्या होती है? यहां पर ये तो ओपनिंग हुई स्टोमेटा की, ये पास में प्रेजेंट होता है गार्ड सेल। किडनी शेप स्ट्रक्चर, किडनी बीन स्ट्रक्चर, जो शेप होता है वो किडनी बीन के जैसा होता है, आपने राजमा का दाना देखा होगा, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है गार्ड सेल का, और यही रिस्पॉन्सिबल है किसकी? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। अब नेक्स्ट, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमने पढ़ लिया, सबके एविडेंस पढ़ लिए कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, हमको सनलाइट की जरूरत होती है, बट क्या वाकई में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के बाद? तो हाँ, इसके लिए हमने एक सेटअप प्लान किया है। सेटअप में क्या किया है, हमने एक लिया है ऐसा प्लांट जो कि प्लांट वाटर में ग्रो होता है। ठीक है, तो हम ले सकते हैं इसमें हाइड्रिला प्लांट, जो कि पानी के अंदर रहता है। अब क्या किया है, इस प्लांट को हमने रख दिया है एक बीकर के अंदर, जिसके अंदर प्रेजेंट है वाटर। ठीक है, अब क्या क्या है, मैंने एक इन्वर्टेड फनल लगा दी है यहाँ पर। ठीक है, जिसका जो स्टेम वाला पार्ट है उसके ऊपर मैंने लगा दिया है एक टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब ऐसे ऊपर मैंने फिट कर दिया है। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे, अगर मैंने ये पूरे सेटअप को रख दिया है सनलाइट के अंडर, तो हम ये देखेंगे कि गैस बबल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर गैस बबल्स जमा हो गए हैं। अब ये पूरी गैस को कलेक्ट करने के बाद में मैंने क्या किया, मैच स्टिक को लगा दिया है वहां पर। ठीक है, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी कि जो मैच स्टिक की जो फ्लेम है वो ज्यादा ग्लो हो गई है। ठीक है, तो क्यों ग्लो हो गई है? कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है बर्निंग के लिए? हमें पता है ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होती है बर्निंग की प्रोसेस के लिए। तो अगर बर्निंग तो हो रही है, लेकिन अगर मैंने वो मैच स्टिक को लगा दिया टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो क्या होगा, वो और ज्यादा ग्लो करने लगेगी। अगर वो और ज्यादा ग्लो करने लगेगी, मतलब कि यहाँ पर एक ही गैस प्रेजेंट हो सकती, ऑक्सीजन। तो इस सेटअप से ये प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपकी बुक में एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अब मेनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन इंडिया, रुस्तम हरसुमजी दस्तूर स्टडीड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से स्टडी किया था फोटोसिंथेसिस को। ही वॉज अ प्लांट साइंटिस्ट एंड सर्व एज अ हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट एट द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। He studied effect of amount of water and temperature on photosynthesis. उन्होंने ये भी एग्जामिन किया, क्या एग्जामिन किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, टेम्परेचर और कलर ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये इनका आपको नाम याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ जाए। अब हमने पूरे प्लांट्स का
फोटोसिंथेसिस पढ़ ले कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे हो रही, कैसे ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर कि कैसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है। तो प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फूड। तो प्लांट्स, अब हमें पता है कि प्लांट्स को जरूरत होती है वाटर और मिनरल की, ठीक है। तो ये वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं नीचे, ठीक है। रूट्स इसको एब्जॉर्ब करती है। तो कैसे ये एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है, ऐसा क्या है प्लांट्स के अंदर। फूड जो बना प्लांट के अंदर वो भी तो ट्रांसपोर्ट होगा, एक जगह फूड बन गया, लेकिन प्लांट्स, पूरे प्लांट को तो नीड होती है खाने की, ठीक है। तो कैसे उस फूड का ट्रांसफर होता है, कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए स्पेशल ट्यूब लाइक टिश्यूज परफॉर्म करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। तो ये हम देखते हैं कैसे। तो आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें आपको एक प्लांट की ट्विग लेनी। प्लांट कौन सा है, जो सदाबहार का प्लांट होता है आपको वो लेना है, जिसके जो फ्लावर्स हो वो व्हाइट कलर के हो, ठीक है। तो एक आपको सेटअप रेडी करना है जिसमें आपको 2 ग्लास लेने हैं, 2 ट्विग लेनी है सेम प्लांट की, और एक में आपको डाल देना है रेड इंक। आप दूसरे कलर की भी इंक इसमें डाल सकते हो। तो कुछ टाइम बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो ये फ्लावर प्रेजेंट है इस ट्विग में, ये हो गए हैं रेड कलर की। पूरे रेड कलर के नहीं होंगे, कुछ थोड़े बहुत रेड कलर के होंगे, लेकिन रेड कलर दिखेगा आपको। तो रेड कलर आ गया है, तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, अगर यहाँ पर रेड कलर की जो इंक है वो ऊपर ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, तो क्या ऊपर फ्लावर में रेड कलर दिखता नहीं। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तभी ये रेड कलर दिखा है। तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। तो अगर मैं अब इस ट्विग को क्या करूं, इसकी छोटी सी स्टेम को लूं और माइक्रोस्कोप में देखूं, बहुत ही थिन स्लाइस लूं, तो मुझे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर होता है वो जाइलम होता है, और यहाँ जो आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा ये होगा फ्लोएम। तो भाई ये फ्लोएम और जाइलम है क्या, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं प्लांट के अंदर, ये हम देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसकी वजह से हो रहा है, जाइलम की वजह से। जाइलम है क्या, जाइलम होता है टिश्यू, ठीक है। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दीज मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम। तो जाइलम एक स्पेशल काइंड का टिश्यू होता है। ये क्या करता है, रूट से जितना भी वाटर और मिनरल से एब्जॉर्ब करके ले जाता है, कहां पर, लीव्स के अंदर ले जाता है, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस तो होनी है लीफ के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल कौन कर रहा है वो जाइलम, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल करता है ट्रांसपोर्टेशन को, जो कि है अपवर्ड डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, और वो कौन सी मूवमेंट है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। These move upward through xylem. Xylem thin ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को और अदर पार्ट्स को प्लांट के, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्लोएम। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, वो करता है फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। फूड मेड इन लीफ इन इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैरी करता है फूड को, और फूड को कहां से कहां ले जाता है। अब ये ले जाता है लीफ से अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स को, ठीक है। फूड में ऑल्सो बी स्टोर्ड इन रूट्स, फ्रूट्स, सीड। तो इन तीनों फॉर्म में फूड, इनके अंदर फूड स्टोर होता है। तो अब लीफ के अंदर तो फूड बन गया, ठीक है। तो क्या फूड ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, नहीं, इसमें मूवमेंट डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है। हो सकता है ऊपर लीफ प्रेजेंट हो, नीचे जरूरत हो फूड की, ठीक है, फूड पार्टिकल को ट्रांसफर करने की, तो क्या नीचे मूवमेंट नहीं होगी, नीचे भी मूवमेंट होगी। इसलिए यहाँ पर फ्लोएम जो मूवमेंट कराता है फूड की, वो ऊपर डायरेक्शन में भी करवाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी करवाता है, सारी डायरेक्शन में करवाता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। तो आपको पता होना चाहिए जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स का, ठीक है। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च की नीड हर जगह होती है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा, उसका फ्लोएम। एक और जाइलम में पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हो कि जाइलम में जो डायरेक्शन होती है ट्रांसपोर्टेशन की, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, यूनि डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में, और फ्लोएम जो होता है वो सारी डायरेक्शन में
ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल करता है, ठीक है। सारी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, ठीक है। अब डू प्लांट्स रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं? पहली बात तो रेस्पिरेशन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेशन क्या होता है हम आगे देखते हैं। पहले तो आपकी बुक में एक प्यारा सा सेटअप दिया हुआ है, इस सेटअप में आपको करना क्या है देखिए। इसमें एक कोनिकल फ्लास्क ली हुई है जिसके अंदर बहुत सारे मूंग डाले हुए हैं, ठीक है। अब नीचे एक कॉटन, वेट कॉटन की लेयर लगा दी है, उसके ऊपर डाल दिए हैं सारे के सारे आपके ग्रीन कलर के मूंग। अब यहाँ पर दो पाइप लगाए हैं, एक पाइप जो लगा है वो बाहर की एयर को अंदर आने के लिए अलाउ कर रहा है, दूसरी ट्यूब से कनेक्ट किया है एक रबर ट्यूब को जो कि जा रहा है एक टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर फिल है लाइम वाटर। लाइम वाटर, अब तो आपको पता ही होगा लाइम वाटर क्या है, हम एसिड बेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लाइम वाटर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, चूने का पानी हमने पढ़ा था। और एक टेस्ट ट्यूब में आपको नॉर्मली लाइम वाटर डाल देना, लेकिन उसको आपको इस ट्यूब से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसको अगर हमने इस सेटअप को ऐसे रख दिया, कुछ टाइम बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला टेस्ट ट्यूब जो टेस्ट ट्यूब ए है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, ये जो आपका लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा दिखने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो पूरा सोल्यूशन को वो क्या बना देता है, मिल्की। तो ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे। तो सबसे पहले हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमने ली कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी रिएक्शन हमने करवा दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा, यहां बनेगा CaCO3। ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनता है एक और चीज H2O। ये रिएक्शन हो रही है जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हुई भी है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट ही पूरे सोल्यूशन को क्या कर देता है, मिल्की, ठीक है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करेगी लाइम वाटर से तो पूरे इंटायर सोल्यूशन को वो बना देगी मिल्की। बट ये जो लाइम वाटर हमने नॉर्मली रखा हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में, इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत सोल्यूशन मिल्की टर्न हो जाएगा, बट ये वाला सोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे सेटअप से ये प्रूफ होता है कि ये जो स्प्राउट्स है इन्होंने क्या रिलीज किए, एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि इस ट्यूब से ट्रांसफर होकर टेस्ट ट्यूब में आ गई और यहाँ पर रिएक्शन हुई। बट ये भी टर्न हो गई थोड़ा बहुत मिल्की में। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेयर में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इससे रिएक्ट करके थोड़ा बहुत मिल्की सोल्यूशन को बना देगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन होता क्या है, तो रेस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, ऑक्सीजन इज यूज्ड। तो आप रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है, जो भी पूरा स्टार्च बना है, ठीक है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी फूड बना है उस फूड का होता है ब्रेक डाउन, वो फूड टूटता है। क्यों टूटता है लेकिन? आप क्या प्लांट्स को एनर्जी की नीड है? बिल्कुल है नीड, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करना है, प्लांट्स को डेवलपमेंट करना है अपनी बॉडी में, ठीक है, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती। तो ये एनर्जी आती कहाँ से? हम खाना क्यों खाते हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए। वैसे ही प्लांट्स भी अपना खाना खुद जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, एनर्जी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें ग्रो करना है। तो अब जो भी ग्लूकोज है वो टूट जाता है, किसकी प्रेजेंस में टूटता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की नीड होती है। आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है, प्लांट्स को ऑक्सीजन गैस की भी जरूरत होती है। और क्यों होती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए होती है एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके। तो एनर्जी इज, ऑक्सीजन इज यूज्ड और एनर्जी इज रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। तो जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी ऑक्सीजन गैस का यूज होगा, ग्लूकोज पूरा ब्रेक डाउन होगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी को रिलीज करेगा। तो अब इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, स्टोमेटा के बाहर जा रही है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन कैसे हो रही? ऑक्सीजन गैस बाहर की जो भी प्रेजेंट है वो आएगी स्टोमेटा के थ्रू अंदर, ठीक है, उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगी, तो वाटर प्लांट में ही रह जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वापस बाहर चले जाएगी स्टोमेटा के थ्रू और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती कब है लेकिन प्लांट्स में, तो ये डे और नाइट दोनों में होती है। बट मुझे ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होगी। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए सनलाइट, तो हमेशा फोटोसिंथेसिस डे टाइम में ही होगी। ठीक है, तो हमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन है क्या? द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी केमिकल रिएक्शन भी हमें याद रखनी है। तो क्या हुआ, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वाटर बनाया और एनर्जी को रिलीज कर दिया। इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ऑक्सीजन O2, 6 हमने क्यों लगाया था, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, वाटर बना और हीट एनर्जी, ठीक है, वो रिलीज हो गई, बेसिकली एनर्जी रिलीज हुई। तो क्या ये रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है? हाँ, बिल्कुल अपोजिट है। तो एनर्जी रिलीज्ड हेल्प्स प्लांट्स ग्रो, रिपेयर टिश्यू, ठीक है, और कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज। तो एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो रिलीज हुई है तो क्या काम कर रही है, प्लांट्स को ग्रो करने का काम कर रही है, जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं, जो सेल्स डैमेज हो गए उसको रिपेयर करने का काम करे, और जो लाइफ एक्टिविटी, जो लाइफ प्रोसेस हो रही है उसको कैरी आउट कर के लिए हो रही है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड का प्रिपरेशन होता है, बट रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड का ब्रेक डाउन होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है, बट इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन गैस यूज होती है। यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, बट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की नीड होती है मेनली, रेस्पिरेशन तो कभी भी हो जाती है, दिन में भी हो जाती है, रात में भी हो जाती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हमेशा डे टाइम में ही होती है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है, बट रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको ये पूरी डेफिनेशन, उसकी केमिकल इक्वेशन और उसके डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के। तो ये चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है कि प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर, एयर, मिनरल्स फॉर ग्रोथ। तो इन सब की प्रेजेंस होगी तभी प्लांट प्रॉपर ग्रोथ कर पाएगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी। प्लांट्स प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की जरूरत होती है। ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, और स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जाइलम कैरी करेगा वाटर और मिनरल्स को, और फ्लोएम क्या कैरी करेगा, फूड को। प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि हमें करवानी प्लांट की ग्रोथ और लाइफ एक्टिविटीज। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, हमने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ी, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, उसका डिफरेंसेस देखे, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किए। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।